नमस्कार, कल की तैयारी देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये शो दरअसल आप आम निवेशकों का, आम दर्शकों का शो है, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके सवालों का इसमें हम शामिल करते हैं। लेकिन सवाल हम तक पहुंचाने का तरीका क्या है वो जान लीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर जाना है, यहाँ पर अपने सवाल पोस्ट करने हैं और आपके सवाल हम अलग अलग प्लेटफॉर्म से शामिल करेंगे। यही नहीं, जो सवाल आप YouTube में ये लाइव शो देखते हुए कमेंट भी करेंगे, हमारी कोशिश ये भी रहती है कि उन सवालों को भी हम शामिल करें। समय के अभाव के कारण जो सवाल हम आज नहीं ले पाते हैं उसे अगले शो में हम लेने की भरपूर कोशिश करते हैं और ज़्यादातर सवालों को हम शामिल करते हैं जिन पर एक्सपर्ट आपको ओपिनियन देते हैं। और आज भी हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब के बीच अगर हम देखें बाजार में आज के पूरे मोमेंटम को, तो बाजार में आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन गिरावट के साथ सभी इंडेक्स बंद होते हुए नजर आए। चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी, सभी में गिरावट आज नजर आई और दोनों ही इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। अब जो प्रेशर था वो साफ तौर पर नजर आया टाटा के तमाम स्टॉक्स से, और टाटा के अहम स्टॉक्स पर आज जो है बहुत दबाव नजर आया। टाटा कंज्यूमर देख लीजिए, टाटा स्टील देख लीजिए, तमाम टाटा केमिकल्स, ये सभी स्टॉक्स में आज प्रेशर नजर आया। इसके अलावा अगर हम देखें बजाज ऑटो, पावर ग्रिड, एसबीआई, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स में भी आज हमें प्रेशर साफ तौर पर नजर आया। लेकिन आज के जो बाजार थे उसमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें तो नेस्ले देख लीजिए, अपोलो हॉस्पिटल्स देख लीजिए, एसबीआई लाइफ समेत जो पूरा इंश्योरेंस पॉकेट था वहां पर भी हमें तेजी नजर आई। आज दोनों ही जो बजाज ट्विंस थे, बजाज फिनसर्व, बजाज फिनांस, ये दोनों ही शेयरों में तेजी नजर आई। फार्मा शेयरों में भी हमें आज तेजी नजर आई। तो ये तो था मार्केट का पूरा लेखा जोखा जो कि बाजार में आज नजर आया। चलिए चर्चा में अब शामिल करते हैं फटाफट से अपने दोनों खास एक्सपर्ट्स को। हमारे साथ वृद्धि इन्वेस्टमेंट से विवेक करवा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। इसके साथ ही एंजल ब्रोकिंग से राजेश भोसले जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। सबसे पहले राजेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और मंडे ने मूड खराब कर दिया और अंत आते आते भी हमने देखा कि दबाव जो है वो कुछ खास कम नहीं हुआ। अब यहां से अगर हम कल को टारगेट करें, कल के नजरिए को समझना चाहें, तो मार्केट यहां से किस तरह का नजर आ रहा है? दोनों ही इंडेक्स पर खास तौर पे राय दीजिए। नमस्कार प्रशांत जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस शो में बुलाने के लिए। अब बात करते हैं की इंडाइसेस के बारे में। अगर आप देखें तो आज एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में देखने को मिला है। बट अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर देखें तो निफ्टी कंटिन्यूसली ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है एंड डेली चार्ट में हम देख रहे हैं कि एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। हालांकि ये एक बेरिश पैटर्न है, जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं आता हम मार्केट में जो है बाय ऑन डिप की सलाह रखेंगे। और जो ये राइजिंग वेज फॉर्मेशन बन रहा है ये अराउंड 22,000 के आसपास इसका सपोर्ट है। तो जब तक ये 22,000 के लेवल्स इंटैक्ट है मार्केट में हम बाय ऑन डिप की सलाह देंगे। अगर 22,000 ब्रेक होता है देन हम एक मेजर करेक्शन देख सकते हैं। बट जैसे कि आपने कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छे मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी एक मेजर ड्रैगर था जिसकी वजह से आज वीकनेस देखने को मिला है। बैंक निफ्टी एक अराउंड 1% डाउन था एंड एक बेरिश गैप रह गया था और एग्जैक्टली वहां से ये जो है बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। तो आगे जाके भी हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आगे जाके 47,000 का की सपोर्ट है, वहां पे अगर आता है तो ये एक 20 डीएमए है। 47,000 के आसपास जो है स्लाइटली एक 200 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस के बाय कर सकता है। हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। बिल्कुल, तो ये है इंडेक्स पर एक खास रणनीति और नज़रिया। हमारे साथ हमारे तमाम एक्सपर्ट लगातार बने हुए हैं और जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, सवालों को हम शामिल करेंगे। लेकिन इस बीच यूट्यूब पर बहुत सारे जो दर्शक हैं वो लाइव हमसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। रामेश्वर मेहर जी हैं और न्यू इंडिया एश्योरेंस पर फ्रेश नज़रिया चाहते हैं, एक एनालिसिस चाहते हैं। विवेक जी, ज़रा न्यू इंडिया एश्योरेंस पर ज़रा राय दीजिए। और इसके साथ एक और हमारे दर्शक हैं जो
इंडिया सीमेंट पर व्यू चाहते हैं। 244 रुपए की इनकी खरीद है और 1000 स्टॉक इनके पास है। देखिए प्रशांत, पहले तो मैं इंडिया सीमेंट्स पे बात करता हूँ और मुझे लगता है कि इस स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हो। अब क्यों? क्योंकि एक तो देखिए, जो ऊपर के स्तरों से है वहां से एक स्टॉक ने करेक्शन दिखा दिया है। और आज के दिन स्मॉल कैप सेगमेंट में अच्छे स्टॉक्स चुनना बहुत मुश्किल काम हो गया है, और मुझे लगता है कि इंडिया सीमेंट एक अच्छा काउंटर है उस स्पेस में। तो आगे चल के सीमेंट में डिमांड जारी रहेगी, और जो इनका ओवरऑल बिजनेस है, आई थिंक वो भी ठीक ठाक रहने वाला है यहाँ से। तो इंडिया सीमेंट्स आप होल्ड कर सकते हो। बाकी रहा, देखिए कई बार इस पे बात हुई हुई है, न्यू इंडिया एश्योरेंस है या फिर जीआईसी आरई है, जो सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है, उन पे मैं बुलिश नहीं हूँ। क्यों बुलिश नहीं हूँ? बहुत सारे फैक्टर्स है, वो सारे यहाँ पे तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी कंपनी से आपको, क्योंकि रैली भी बहुत दिखा चुके हैं, 100 रुपए में ट्रेड हो रहे थे 2 साल 2.5 साल पहले, और आज अगर आपको 250 में मिल रहा है तो 2.5 गुना होने के बाद वैल्यूएशन वाइज भी बहुत कॉस्टली लग रहे हैं। और मुझे लगता है कि स्कोप ऑफ बिजनेस ग्रोथ जो होता है आगे चल के, ये भी एक लिमिटेड स्कोप पे ही आपको दिखेगा आगे चल के भी। तो जनरल इंश्योरेंस जो सरकारी कंपनीज है उस पे अवॉइड ही है, तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस तो मेरी तरफ से सेल ही रहेगा। ठीक है, तो ये नजरिया आपके अहम स्टॉक्स पे बेहतर नजरिया आता हुआ विवेक जी की तरफ से। अगले जो दर्शक हैं उनका नाम है दक्षेश शाह, और इनका सवाल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे है। जी हाँ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का के इन्होंने 5000 शेयर लिए हुए हैं 79 रुपए के भाव पे। तो इस पर एक व्यू चाहते हैं। और चलिए भोसले साहब, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। बताइए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्या व्यू बन रहा है आपका? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर देखें तो काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है एक लास्ट फ्यू मंथ से। अभी फिलहाल जो है एक बहुत ही की सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है 78 के आसपास। अगर आप देखें तो मल्टीपल बॉटम्स बन रहे हैं स्टॉक में। अभी फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है एट 80.50 के आसपास। 78 के नीचे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक अंडर प्रेशर है। 78 के नीचे अगर ये ब्रेकडाउन आता है, क्लोज देता है, तो वीकली में एक बेरिश फॉर्मेशन कंफर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से एक स्टॉक में काफी अच्छा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल 78 का स्टॉप लॉस रखिए। कोई भी बाउंस आता है यहाँ से तो टुवर्ड्स 85 टू 86, तो वहां पे की एवरेजेस हमें देखने को मिल रहा है एंड काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो वहां पे वो लाइटन अप कर सकते हैं। एंड अभी फिलहाल के लिए 78 जो है उनका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो ये खास रणनीति आपके स्टॉक पे इस वक्त आती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और दर्शक हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, जितेंद्र पाटिल। गेल पर नजरिया चाहते हैं। विवेक जी, मैं इस सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगा। 90 रुपए की इनकी खरीद है गेल इंडिया की। आगे का नजरिया चाहते हैं। पहले तो इन्हें बधाई देनी होगी, क्योंकि इतने शानदार लेवल पे इन्होंने ये स्टॉक में एंट्री ली हुई है और इनके भाव से डबल हो चुका है फिलहाल ये स्टॉक। और इसके अलावा एक और स्टॉक पर जो है शब्बीर नकवी साहब हैं, उन्होंने धनलक्ष्मी बैंक पे नजरिया मांगा है। 52 रुपए की उनकी खरीद है धनलक्ष्मी बैंक पे। चलिए इन दोनों स्टॉक्स पर विवेक जी से राय लेते हैं। विवेक जी बताइए, धनलक्ष्मी बैंक 52 रुपए की खरीद, और दूसरा स्टॉक जो है जो कि पाटिल साहब ने पूछा है वो है गेल, 90 रुपए की खरीद है। देखिए प्रशांत, मुझे लगता है कि गेल एक फेयर वैल्यूएशन पे चल रहा है, तो आप अगर इस पे प्रॉफिट भी बुक करते हो तो कोई ये नहीं होगा। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि काफी रैली आपको ऑलरेडी दिखा चुका है, और यहाँ पे जो जितना अपसाइड का जूस है वो कम है। तो यहाँ से आप प्रॉफिट बुक करके, आपको एक ऑल्टरनेटिव देता हूँ गैस में ही, वो है महानगर गैस। स्टॉक में एक बहुत करेक्शन आया है, और करेक्शन इसके लिए आया था, वो तो न्यूज बताओ आपने सबने देख ही लिया है। गैस प्राइसेस ने, मतलब गैस प्राइसेस में कटौती की गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि जो रिएक्शन दिया वो कुछ एक्सेस ही रिएक्शन दे दिया था बाजार ने। तो अगर आप गेल गेल का पैसा यहाँ पे अगर लगाते हो तो गैस टू गैस ही आप शिफ्ट कर रहे हो। और मुझे लगता है कि जो अपसाइड है महानगर से, आपको 200-250 रुपए का अपसाइड आराम से मिल सकता है। तो बस स्विचिंग का ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म के लिए गेल भी अच्छा है जैसे मैंने कहा, लेकिन हाँ, अगर शॉर्ट टर्म में देखो तो मुझे महानगर अच्छा लग रहा है। अब रहा धनलक्ष्मी बैंक। देखिए, ये मात्र 1200 करोड़ रुपए की, मतलब मार्केट कैप की कंपनी है ये।
और एक समय पे तो इतना नुकसान कर रही थी कंपनी। अ, मुझे नहीं लगता कि ऐसे स्टॉक्स में आपको रहना चाहिए। देखिए ओवरऑल बैंकिंग सेगमेंट में इनफैक्ट जब आप वीआईपी शेयर पूछोगे वो भी मेरा बैंकिंग सेगमेंट्स में ही है, सेगमेंट से ही है। तो मुझे लगता है कि ऐसे छोटे मोटे जो बहुत ही कमजोर बैंक्स है उनको अवॉइड करना चाहिए इस बाजार में। और बैंक ओवरऑल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पे मैं बहुत बुलिश हूँ, लेकिन ऐसे स्टॉक्स तो मैं दूर रहूंगा। तो ये नजरिया आपके स्टॉक्स पे। बढ़ते आगे, नेहा जैन का सवाल हमारे पास आया हुआ है यूट्यूब के जरिए। रैली गियर के इनके पास 50 शेयर मौजूद हैं 238 के भाव पे, 238, जी हाँ, इन लेवल्स पर इन्होंने स्टॉक में एंट्री की हुई है। फिलहाल थोड़ा सा नुकसान क्योंकि इनके भाव से नीचे है ये स्टॉक का। भोसले जी बताइए क्या करना चाहिए रैली गियर में? स्टॉक अगर देखें तो लास्ट एक वीक से काफी अच्छा मतलब वीकनेस हमें देखने को मिल रहा है। एंड आज भी देखें तो अराउंड 2% से ज्यादा गिरा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी जो है ये स्टॉक अंडर प्रेशर ही रहेगा। एंड जो रिसेंट स्विंग लोज है अराउंड 208 के आसपास वो रिटेस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो है तो मतलब एग्जिट करने की सलाह होगी क्योंकि फर्दर वीकनेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और एक चार्ट्स के हिसाब से भी देखें तो ब्रेकडाउन ऑलमोस्ट प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। तो आने वाले सेशंस में थोड़ा सा वीकनेस ही लग रहा है। कोई भी बाउंस आता है तो बाउंस में एग्जिट कर दीजिए या फिर करंट लेवल्स पे भी एग्जिट करके दूसरे जो मिड कैप्स काउंटर्स हैं उनमें आप जो हम रेकमेंड करेंगे उनमें एंटर कर सकते हैं। ये खास रणनीति आपके स्टॉक पे। बढ़ते हैं आगे, अनिल कुमार हैं आईआरबी इंफ्रा पे, इनका सवाल है। 500 शेयर इनके पास हैं, 30 रुपए के भाव पे इन्होंने एंट्री की है। भले ही आज प्रेशर है लेकिन इनके भाव से फिलहाल ये स्टॉक ऊपर, मुनाफा यहां पर होता हुआ, लेकिन आज अच्छा खासा दबाव जो है वो आईआरबी इंफ्रा पर नजर आता हुआ। विवेक जी क्या सलाह होगी 30 रुपए की खरीद आईआरबी इंफ्रा? देखिए मेरी तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह ही रहेगी इस पे। और आगे चल के भी मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कंपनी में डेट है और जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी अच्छी है, लेकिन ऐसे छोटे मोटे कंपनीज वापस मेरा अवॉइड का ही सलाह रहेगा। तो प्रॉफिट बुक कीजिए। ये शायद अपनी एक बार बात हुई थी जब ये करीबन 68 या 70 रुपए में भी था, तभी मैंने यही कहा था और उसके बाद में स्टॉक नीचे ही आया है। और जिस हिसाब से सेबी और म्यूचुअल फंड्स अभी बहुत सेफ होकर रखे हैं स्मॉल और मिड कैप्स में, मुझे लगता है कि ऐसे शेयर्स में और करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो पैसा फाइनली अपना है तो उसको बचा के रखें तो अच्छी बात होगी। तो इसमें से अवॉइड करके आप बाकी और जगह काफी वैल्यूएशन सस्ते हैं, वहां पे आप निवेश कीजिए, वो बेटर आइडिया रहेगा। ठीक है, तो ये नजरिया आईआरबी इंफ्रा पे, यहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह विवेक जी की तरफ से मिलती हुई। बहरहाल सवालों को हमको यहीं रोकना होगा और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स का। चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने खास एक्सपर्ट्स के पास और उनसे जानते हैं कि उनकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक दरअसल है क्या। राजेश जी आपके पास सबसे पहले मैं आना चाहूंगा, बताइए आज आपकी वीआईपी पिक कौन सी है? आज जो मेरा मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन है वो है एक डिफेंसिव एफएमसीजी पैक से नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया अगर आप देखें तो आज के दिन में काफी अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन हमें देखने को मिला है। रिसेंटली स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंट नहीं था बट लास्ट 2 दिन से एक मोमेंटम पिकअप हुआ है। एंड एक 20 एंड 50 डीएमए के पास एक हायर बॉटम स्ट्रक्चर बनने के बाद एक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट हमें नेस्ले इंडिया में देखने को मिल रहा है। इसमें अगर हम फ्यूचर्स में भी देखें तो फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेस्ले इंडिया जो है एक नेक्स्ट फ्यू सेशंस में एक काफी अच्छा ट्रैक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो नेस्ले इंडिया हम रेकमेंड कर रहे हैं। अराउंड 2610 के आसपास जो है नेस्ले इंडिया ट्रेड कर रहा है। ट्रेडर जो है वो एट करंट प्राइस बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होगा वो अराउंड 2540 का रहेगा। और यहाँ से जो है नेस्ले इंडिया 2720 के टारगेट्स रहेंगे। तो ये है राय वीआईपी सेगमेंट में इस वक्त आती हुई। चलिए विवेक जी आप बताइए आपकी पसंद क्या है? देखिए प्रशांत, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मेरा पिक बैंकिंग से ही है, ये है कोटक बैंक। अब मैं लार्ज कैप बैंक इसके लिए ले रहा हूँ कि ओवरऑल आज बैंक निफ्टी में भी प्रेशर था, लेकिन मुझे लगता है कि जो टॉप 5-6 लार्ज कैप बैंक्स है यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन काफी जोरों से चल रहा है। कोटक बैंक का वैल्यूएशन वाइज मैं बहुत सस्ता नहीं बोलूंगा, लेकिन स्टॉक एक जो रेंज में चल रहा है कुछ सालों से उसके लोअर एंड में वापस ट्रेड कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म टारगेट आप समझ लो कि ये 1845 रुपए तक हो सकता है।
और इसमें स्टॉप लॉस लगा के रखिए, क्योंकि बाजार ऐसे स्टेज पे है जहां पे अगर कोई भी बड़ा डिप आए तो आप इसमें से बच जाओ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म कोई लेता है तो स्टॉप लॉस की भी जरूरत नहीं है। यहाँ से आपको ज्यादा बड़ा लक्ष्य भी देखने को मिलेगा। और जिस हिसाब से मैनेजमेंट आगे चल के अब काफी अनाउंसमेंट्स आना बाकी है। अब ये इस महीने आएंगे, अगले महीने आएंगे, ये बहुत कहना मुश्किल है। लेकिन इन स्तरों पे कोटक बैंक काफी वैल्यू बाई लग रहा है मुझे। ठीक है, तो ये है पसंद इस वक्त विवेक जी की तरफ से आती हुई। बहरहाल अपने दोनों ही खास एक्सपर्ट का हम करेंगे शुक्रिया इस शो में जुड़ने के लिए और हमारे आम निवेशकों को गाइड करने के लिए। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार। और हम जाने से पहले आपको बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों में ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश ने एक खास सीरीज स्मॉल जायंट्स एमएसएमईज इन द स्पॉटलाइट पावर्ड बाय यूग्रो कैपिटल चलाई थी। इसी का समापन शनिवार को मुंबई में ग्राउंड इवेंट के साथ हुआ। इस मौके पर यूग्रो कैपिटल के वाइस चेयरमैन और एमडी शचेंद्र नाथ से हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने खास बातचीत की। सुनते हैं ये खास बातचीत। लेट्स स्टार्ट विद द एंटायर पॉइंट कि एमएसएमई लेंडिंग में सब घबराते क्यों हैं इतना। सब करना चाहते हैं, हाँ सब करना चाहते हैं। बड़े बड़े बैंक्स अपने प्रेजेंटेशन में उसको जोड़ना चाहते हैं, हाँ जी जोड़ना चाहते हैं। अथॉरिटीज, रेगुलेटर्स, सब लोग इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है कि इसको रिस्की समझा जाता है। आप इसके ऊपर थोड़ी लाइट थ्रो करिए कि लेगेसी लेंडिंग मॉडल्स के हिसाब से देखा जाए तो रिस्की समझा जाता था। क्या कुछ परिवर्तन हुआ है? हैज देयर एनी चेंज इन द इकोसिस्टम व्हाई इट इज नॉट राइट टू लुक एट एमएसएमई लेंडिंग द वे यू हैव ऑलवेज बीन लुकिंग इन द लास्ट फ्यू इयर्स? आपकी बात बिल्कुल सही है। जो हमारी एक कोशिश रही है, अवर एंडेवर, अगर आप हमारी एमएसएमई संपर्क रिपोर्ट देखें, हमारी इम्पैक्ट रिपोर्ट देखें, या जहां मैंने अपनी स्पीच में खत्म किया एमएसएमई अच्छा है, हम यही कहते रहते हैं एमएसएमई अच्छा है। और ये हम सबको कहते रहते हैं, मीडिया में फ्रेंड्स को कहते हैं, बड़े बैंक्स को कहते हैं, सब कोई बोलते हैं एमएसएमई अच्छा है। बट मैं आपको इस तरह से कंट्रास्ट करता हूँ, ये ऐसा जो आप ये सुनते हैं ये एमएसएमई कि बहुत कमजोर है, इसको पैसा देने का मतलब बहुत एनपीए होता है। एक्चुअली दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वाज फॉर कंज्यूमर फाइनेंसिंग। आई गिव दिस एग्जांपल, माय डैड, ही वाज एन ऑक्सफोर्ड स्कॉलर, ही वाज ए डॉक्टरेट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, ही वाज पोस्ट ग्रेड फ्रॉम यूएसए, and he was a professor in BHU. I would remember his first scooter was a scooter called Priya. When he booked it, it took 6 months for Priya scooter to come. अब मैं आज की जनरेशन में बोलता हूँ, किसी को बोले स्कूटर लेने के लिए 6 साल वेट करना पड़ेगा तो उनको तो यकीन नहीं होगा। But more importantly is that the day he booked the scooter, he also opened a thing called recurring fixed deposit. And by the time the scooter came, the recurring fixed deposit matured and he bought a scooter from that. What it means that there was a point of time that even in consumer financing there was no credit available. Everything people used to do through savings, and then it exploded when the credit bureau came, when the maturity of the data came, and हमको ऐसा लगता है कि यहीं पे अब आज के दिन में एमएसएमई फाइनेंसिंग है। ये जो मैं कच्चे और पक्के का गैप बता रहा था, बिकॉज मैं एग्जांपल देता हूं, आप ऐसे सोचिए कि एक बहुत बड़े बैंक का क्रेडिट ऑफिसर दिल्ली से चला और रेवाड़ी गया और उसने कस्टमर को बोला, सर आपको 1 करोड़ का लोन देना है। कस्टमर ने बोला बिल्कुल दीजिए। तो उसने बोला, सर आपका ईएमआई 15 लाख रुपए होगा। उसने कहा बहुत अच्छी बात है। तो कस्टमर ने बोला, सर 3 लाख का ईएमआई तो देखो ये दिखता है इनकम टैक्स में, 12 लाख का ईएमआई तुमको मेरे कच्चे वाली इनकम से असेस करने पड़ेगी। अभी वो बेचारा जूनियर मोस्ट क्रेडिट ऑफिसर दिल्ली वापस आया, अपने क्रेडिट ऑफिसर को बोला, सर कस्टमर बहुत अच्छा है, उसका सब कच्चे की इनकम है। उसके जो बॉस ने उसको 2 सुनाई। क्या तुमको क्या लगता है इतना बड़ा बैंक एक कस्टमर का रेवाड़ी में कच्चे की इनकम पे लोन देगा? एंड ये जो वो वाली जो प्रॉब्लम है ना, आई थिंक सो दैट इज होल्डिंग बैक एज द इंडस्ट्री वुड ट्रांसफॉर्म, एज देयर इज अ जनरेशनल शिफ्ट हैपनिंग इन एमएसएमई। दिस होल नैरेटिव दैट एमएसएमई मतलब 10% का ग्रॉस एनपीए, वी हैव टू मेक एन एंडेवर एंड शो डेटा दैट इज नॉट द केस, and then only the credit would unleash from where it is today.